नमस्कार। शेखर एक जीवनी का प्रस्तुत है 5वां भाग। चौथे भाग की 2 पंक्ति पढ़ता हूँ और फिर 5वें भाग पर आता हूँ। क्या तभी से जब भी मैं किसी अत्यंत सुंदर दृश्य को देखकर एक ऊर्ध्वगामी उन्माद में अपने आप को भूल जाता हूँ, तब एक तीखी आवाज़ पुकार कर कहती है, शेखर अब उतर आओ। यहाँ तक हो चुका था। अगले 5वें भाग। 5वां भाग अंग्रेजी की पंक्तियों से शुरुआत होती है। डेड लॉन्ग डेड एंड माई हार्ट इज ए हैंडफुल ऑफ डस्ट एंड द विल्स गो ओवर माई हेड एंड माई बोन्स आर sacked with pain, for into a shallow grave they are thrust, only a yard beneath the street, and the hoofs of the horses beat, the hoofs of the horses beat। यूकेलिप्टस वृक्षों के एक कुंजी की आड़ में गरुड़ नीड़ नाम का वह बंगला अध छिपा खड़ा था। जिस दिन शेखर एक दुर्दम भाव से भरकर अपने ऊपर छाई हुई शारदा को सह सकने में असमर्थ फूलों से लाद कर उसे छोड़ गया था, उस दिन वह इसी बंगले में रहती थी। आज शेखर इतने दिनों के अवकाश के बाद दौड़ा हुआ उस नीड़ की ओर चला जा रहा था और अतीत की स्मृतियां उसके मन में दौड़ी जा रही थी और यौवन के आरंभ का ज्वार भी उसके भीतर कहीं उमड़ता आ रहा था। वही शारदा जो उसे हंसाती थी, वही शारदा जिसकी बजाई हुई बीड़ा के स्वर में वह बह गया था, उसे चिढ़ाते चिढ़ाते ही उसकी सखी बनी थी, जो उसकी सब कुछ हो गई थी, जो उसका अपना घर नहीं था और जिसके लिए आज वह इस आग्रह से भर रहा था जो स्वयं उससे सहा नहीं जाता था। नीड़ के बिल्कुल पास आकर वह रुका। क्या उसे आशा थी कि वह शारदा को द्वार पर खड़ी पाएगा और वह उसे सामने देखकर पुलक उठेगी? वैसा नहीं हुआ। वह द्वार पर नहीं थी, द्वार बंद थे और बहुत दूर से जिसे देख देख कर दिन काटा करता था, वह गरुड़ नीड़ की चिमनी से उठने वाला धुआं भी आज नहीं था। शेखर सहमा हुआ सा मकान के दरवाजे पर गया। उसमें ताला पड़ा हुआ था। शीशे में से भीतर झांक कर देखा, मकान बिल्कुल खाली था। थोड़ी देर तक उसे समझ ही नहीं आया कि क्या उसके सामने है। फिर धीरे धीरे ज्ञान होने लगा और द हूफ्स ऑफ द हॉर्सेज बीट, द हूफ्स ऑफ द हॉर्सेज बीट। वह लड़खड़ा कर वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। जब वो उठकर चल दिया तब उसका मन शून्य था। उसके बाद उसे इतना समय ही नहीं मिला कि वह इस चोट से घायल हो या इसे समझे। जिस प्रकार घोंगे के भीतर रहने वाला जीव तभी बाहर निकलता है जब वह भूखा होता है या जब वह एक परिणय खोजता है और तृप्त होकर फिर घोंगे के भीतर घुस जाता है, उसी प्रकार असंतुष्ट और अतृप्त शेखर भी बाहर निकला हुआ था। अभागा होकर, कदम कदम पर आहत होकर वह यदि लौटना चाहता था तो उसके भीतर की भूख उसे लौटने नहीं देती थी। वह आघातों के लिए खुला हुआ था, कवचहीन था और जीवन उसे उसके सुरक्षित घर से दूर दूर खींचे लिए जा रहा था। मृत चिरातीत और मेरा हृदय मुट्ठी भर राख हो गया। पहिए मेरे ऊपर से गुजरते हैं, मेरी अस्थियां पीड़ा से कांपती हैं, क्योंकि वे अब एक तंग कब्र में बंद है, पथ की सतह के गज भर नीचे और घोड़ों की अनवरत टाप टाप टाप। वह चुपचाप बैठा हुआ रोटी खा रहा था, साथ साथ सोचता जा रहा था। माँ पास ही में बैठी थी, पिता उससे बात कर रहे थे। उसका जो बड़ा भाई कॉलेज से भाग गया था
उसी का कुछ समाचार तार द्वारा आया था। पता लगा था कि वह कलकत्ते में पुलिस की नौकरी करने की कोशिश में है। यही पिता माँ को बता रहे थे और शेखर भी अनमना सुन रहा था। भाई ने कलकत्ते में कॉलेज का पता तो दिया था, पर माँ बाप का नाम गलत बताया था। कॉलेज में जांच होने पर वहीं से पिता को तार आया। पिता को सबसे अधिक आघात इसी बात से पहुंचा था कि पुत्र ने अपनी वल्दियत गलत बतलाई। ऐसा कि कह रहे थे। माँ ने कहा, मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ, भला ऐसे लड़कों का कोई क्या विश्वास करे। पिता ने कहा, माँ फिर बोली, और सच पूछो तो उनका स्वर एकाएक धीमा पड़ गया। सच पूछो तो मैं इसका भी विश्वास नहीं करती। इसका? शेखर ने कुछ देखा नहीं, लेकिन वहाँ बैठे भी उसकी कल्पना को वह पूरा दृश्य देखते देर नहीं लगी। वह संभ्रांत सा, ठहर गया सा भाव, वह शेखर की ओर उठा हुआ अंगूठा, इसका। शेखर रोटी छोड़कर उठ गया। कमरे से बाहर ही उसका सारा शरीर शिथिल पड़ गया। उसके आगे अंधकार छा गया। शाम तक वह वहीं वैसा ही पत्थर सा बैठा रहा। खाया पिया कुछ नहीं। माँ आई, झिड़कती रहीं, फिर अपने को कोसती रहीं, रोई, चली गईं। पिता आए, डांट डपट कर चले गए। रात हुई, सब सो गए, सन्नाटा हो गया। शेखर ने अपने कमरे के द्वार बंद करके कुंडी चढ़ा ली, बत्ती बुझाई और चारपाई पर बैठकर सुलगने लगा। बहुत रात गए। उसने अपनी डायरी उठाई और उसमें अपना उफान उतारने की कोशिश करने लगा। अच्छा होता कि मैं कुत्ता होता, चूहा होता, दुर्गंधमय कीड़ा कृमि होता, बनिस्बत इसके कि मैं वैसा आदमी होता जिसका विश्वास नहीं है। वह उठ खड़ा हुआ, दीवार की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, आई हेट हर, आई हेट हर। मैं उससे घृणा करता हूँ। और फिर कपड़े पहनकर खिड़की की राह बाहर कूदकर घूमने चल दिया। कुछ मील दूर एक बाग में पहुँचते पहुँचते उसने प्रतिज्ञा कर ली कि वह माँ की नहीं मानेगा, उससे कोई संपर्क नहीं रखेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें माँ को बाध्य होकर उसका रत्ती भर भी विश्वास करना पड़े। यह प्रतिज्ञा उसने ज़बानी नहीं की, एक कागज़ पर लिख डाली। पर तभी उसके भीतर एक और परिवर्तन हुआ। उसने उस कागज़ के चिथड़े किए, उन्हें गीली ज़मीन पर फेंका और पैरों से रौंदने लगा, तब तक जब तक कि वे कीच में सनकर दबकर अदृश्य नहीं हो गए। मैं योग्य हूँ, योग्य रहूँगा, उसमें विश्वास की क्षमता नहीं है तो मैं क्यों पराजित होऊंगा। सवेरा होते होते वह घर लौट आया। एक असंबद्ध दृश्य मुझे दिखता है, वह अत्यंत सजीव है। मैं उसे प्रायः बिल्कुल प्रत्यक्ष देख सकता हूँ, किंतु उसका ठीक अनुक्रम मुझे नहीं मिलता। चित्र में अपना जो रूप मुझे दिखता है उससे मैं अनुमान करता हूँ कि उसी वर्ष का है, पर इस अनुमान को पुष्ट करने में स्मृति सहायक नहीं होती। मैं बैंक से पिता का चेक भुनाकर उनके मासिक वेतन का रुपया लाया हूँ। पिता दफ्तर गए हुए हैं। मैं माँ को वह रुपया अपनी जेब से निकाल कर दे रहा हूँ। कई तरह से बहुत से नोट हैं और बहुत से चांदी के रुपये, लेकिन माँ के बढ़ाए हुए हाथ को देखकर मैं कहता हूँ, माँ आंचल में लो, बहुत हैं। माँ धीरे धीरे आंचल फैलाती है, पर हंसती हुई कहती है, आंचल तो तब फैलाऊंगी जब तुम कुछ कमा के लाओगे। इसके लिए क्या? मैं रुपया डालने को हुआ हूँ, पर रुक जाता हूँ। एक विचित्र दृष्टि से माँ की ओर देखता हूँ, जिसे वह नहीं समझती, शायद मैं भी नहीं समझता। फिर उसके फैले हुए आंचल की उपेक्षा करते हुए मैं तिपाई खींचकर उस पर रुपया देता हूँ, गिन लो, और वहाँ से हट जाता हूँ। जब कभी मुझे विचार आता है कि मेरे आज यहाँ होने के कारणों में से एक कारण यह भी हो सकता है
किया अविश्वास की प्रतिक्रिया, तब न जाने क्यों माँ को इस विराट परिवर्तन के लिए, इस इतने गहरे प्रभाव के लिए श्रेय देने की इच्छा नहीं होती। न जाने क्यों मेरा जी चाहता है इसके इतने भी उपकार का भागी ना हूँ, उसके इस अनिश्चित सत्प्रभाव के लिए भी उसका आभारी ना रहूं। और इसी के साथ शेखर एक जीवनी का यह 5वां भाग यही समाप्त होता है। अगले 6ठे भाग में फिर मिलेंगे। जय हिंद।